कमांडर रहीम दौड़ कर आया और ड्राइविंग सीट पर बैठते ही उसे सेल्फ लगाकर इंजन स्टार्ट किया और दूसरे लम्हे गाड़ी पहाड़ी कच्चे रास्ते पर तेजी से नीचे की तरफ जा रही थी। गाड़ी की हेडलाइट्स बुझी हुई थीं। कमांडर रहीम चूंकि इस इलाके से वाकिफ था, इसलिए वो बेखौफी से गाड़ी भगाए ले जा रहा था। गाड़ी कच्चे रास्ते के संगरेजों को गोलियों की तरह इधर उधर उड़ा रही थी। हमारी एक जानिब टीले की झाड़ियां रात के अंधेरे में ऊपर तक चली गई थीं और दूसरी जानिब नशेब में कोई घाटी थी। गाड़ी 2-3 टीलों का चक्कर काटने के बाद एक खुली जगह पर आकर रुक गई। कमांडो रहीम ने खिड़की खोलते हुए कहा, सर यहाँ उतरेंगे। मैं भी उसके साथ ही नीचे उतर आया। गाड़ी का पिछला दरवाजा खुल गया। कमांडो औरंगजेब ने एक और नकाब पोश कमांडो से मिलकर लड़की को बाहर निकाला। औरंगजेब ने लड़की को अपने कंधे पर डाल लिया। वो अभी तक बेहोश थी। सच मैंने कमांडो रहीम और कमांडो औरंगजेब ने अपने अपने स्याह नकाब उठा रखे थे। बाकी दोनों कमांडोज ने अपने चेहरे नकाब में छुपाए हुए थे। ये राजदारी थी जिससे काम लेना जरूरी था। कमांडो रहीम इस दौरान दौड़कर एक चट्टान की तरफ गया। वापस आया तो उसके साथ 2 खच्चर थे। औरंगजेब ने लड़की को एक खच्चर के ऊपर डाला और खुद भी उस पर बैठ गया। उसने मुझे इशारा किया कि दूसरे खच्चर पर बैठ जाओ। कमांडो रहीम बोला, सर आप हाइड आउट पर जाएं, हम गाड़ी छोड़कर आते हैं। हम खच्चरों को लेकर आगे चल पड़े। अब हम कच्चे रास्ते से हट कर जा रहे थे। मेरा खच्चर कमांडो औरंगजेब के खच्चर के पीछे था। पहाड़ी रास्ता ऊंचा नीचा गैर हमवार था। जहां कोई पगडंडी वगैरह भी नहीं थी। हम दरख्तों झाड़ियों में खुद ही रास्ता बनाते चले जा रहे थे। कमांडो औरंगजेब को मालूम होता था कि उसे कहाँ जाना है। उस वक्त आसमान पर छाए हुए बादलों में थोड़ी सी बिजली चमकी। दूर से आती बादलों की हल्की हल्की गरज सुनाई दी और फिर मेरा खच्चर जिन दरख्तों के नीचे चल रहा था, उन दरख्तों की शाखों और पत्तों पर मुझे बारिश की बूंदें गिरने की आवाज सुनाई दी। बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। खच्चर पर बैठने से पहले औरंगजेब ने बेहोश लड़की की कलाइयों को फिर से रेशमी रुमाल से बांध दिया था। ये रुमाल उसने लड़की के बेडरूम से निकलते हुए उसकी कलाइयों पर बांधा था। सिर्फ दीवार से उसे नीचे लाते वक्त उसने रुमाल खोल दिया और जब हम उसे दीवार से उतार चुके थे तो लड़की की कलाइयाँ उसी रुमाल से दोबारा बांध दी गई थीं। सिर्फ इस ख्याल के पेश नज़र कि अगर लड़की को रास्ते में होश आ जाए तो वो हाथ पांव चलाएगी और हमें उसे संभालने में मजीद वक्त लग जाएगा और वक्त का 1 सेकंड भी हम ज़ाया करने की पोजीशन में नहीं थे। मुझे कुछ मालूम नहीं कि कमांडो औरंगजेब किन किन पहाड़ी रास्तों पर से होता हुआ आखिर एक खुली जगह पर आ गया। मुझे अंधेरे में एक ऊंचा सा गिरजे की तर्ज का दरवाज़ा दिखाई दिया। कमांडो औरंगजेब दरवाजे के अंदर जाने की बजाय उसकी दीवार के साथ हो गया। मैं खच्चर ज़रा तेज़ चलाकर उसके पहलू में आ गया। उस वक्त बूंदाबांदी बराबर जारी थी। लड़की कमांडो औरंगजेब के आगे इस तरह औंधी पड़ी थी कि उसके बाजू और सर खच्चर के एक जानिब और टांगें दूसरी जानिब लटक रही थीं। औरंगजेब कहने लगा, क्लोरोफॉर्म की डोज शायद ज़्यादा हो गई है, अभी तक ये होश में नहीं आई। मैंने पूछा, ये दरवाज़ा किस जगह का था? औरंगजेब ने कहा, ये गोरों का पुराना कब्रिस्तान है। हम कब्रिस्तान की दीवार के साथ चल रहे हैं। कब्रिस्तान के पीछे आकर हम दीवार से हटकर सामने की जानिब, जहां अंधेरे में बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे थे, इन पत्थरों के दरमियान से गुजरने के बाद औरंगजेब का खच्चर एक तरफ को मुड़ गया। सामने एक टब्बा सा बना हुआ था। रात के अंधेरे में वो मिट्टी और पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लग रहा था। हम खच्चरों से उतर रहे थे कि टब्बे के पीछे से कमांडो रहीम निकलकर हमारी तरफ आया और बोला, सर आ जाएं। मिट्टी और पत्थरों के टब्बे के अंदर एक कोठरी बनी हुई थी। कमांडो रहीम ने जल्दी से कोठरी का दरवाजा खोल दिया। अंदर एक लैंप जल रहा था। एक पुरानी चारपाई पर बिस्तर बिछा था। एक पुराना लिहाफ भी था। औरंगजेब ने लड़की को चारपाई पर लिटाकर लिहाफ ऊपर डाल दिया। हमने झुककर लड़की को देखा। उसका सांस चल रहा था मगर वो अभी तक बेहोश थी। उसने लड़की के होंठों पर चिपकी हुई टेप खींचकर उतार दी। लड़की के होंठ लैंप की रोशनी में सफेद सफेद नजर आ रहे थे। औरंगजेब ने कमांडो रहीम से पूछा, तहखाने में कोई अच्छा सा बिस्तर बिछाना था और वहां लिहाफ की भी जरूरत नहीं थी। रहीम बोला, मैंने नया बिस्तर लगाया है और 2 कंबल रख दिए हैं, इसे नीचे ले आए। कोठरी की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा था जिसके आगे चारपाई खड़ी करके रखी हुई थी। रहीम ने दरवाजा खोल दिया। वहां से एक जीना नीचे जाता था। रहीम पहले नीचे उतर गया। मैं और कमांडो औरंगजेब ऊपर खड़े अंधेरे में जीने को देख रहे थे। जीने में हल्की सी रोशनी हुई। रहीम ने तहखाने में दिया जला दिया था। उसने नीचे से आवाज दी, सर इसे ले आए। मैंने आगे बढ़कर बेहोश लड़की को कंधे पर उठा लिया और कमांडो औरंगजेब के पीछे पीछे जीना उतर कर नीचे आया तो देखा कि नीचे जो तहखाना था वो ऊपर वाली कोठरी से 2 गुना बड़ा और कुशादा था। उसकी छत भी ऊंची थी। ऐसा मालूम होता था कि असल मकसद इस तहखाने की तामीर थी। ऊपर वाली कोठरी महज दिखावे के लिए बनाई गई है। तहखाने में एक जानिब दीवार के साथ लगी हुई कुछ राइफलें नजर आईं। एक बड़ा सा पलंग था जिस पर साफ बिस्तर बिछा था और 2 कंबल पड़े थे। मैंने लड़की को पलंग पर लिटा दिया। कमांडो रहीम ने जल्दी से दोनों कंबल एक दूसरे के साथ जोड़े और लड़की के ऊपर डाल दिए। मैंने कमांडो रहीम से कहा, क्लोरोफॉर्म कुछ ज्यादा ही सुंघा दिया था। वो बोला, कुछ लड़की का जिस्म भी कमजोर है, कोई बात नहीं, अभी होश आ जाएगा। वहां 2-3 मूंठे पड़े थे। हम मूंठे खींच कर बैठ गए।
कमांडो औरंगजेब ने गहरा सांस लेकर कहा, खुदा का शुक्र है हमारा मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया। मैंने कहा, मुझे नहीं उम्मीद कि अभी तक वहाँ किसी को लड़की की गुमशुदगी का इल्म हुआ हो। इल्म हो भी गया होगा तो अब हमें इनकी फिक्र नहीं, हम उनकी पहुंच से निकल आए हैं। कमांडो औरंगजेब ने रहीम से पूछा, तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ हैं? यहाँ हमारे जाने के बाद क्या तुम अकेले पहरा दोगे? कमांडो रहीम ने कहा, इन दोनों की इतनी ही ड्यूटी थी सर, वो चले गए हैं। उनकी जगह जहाँ सुबह हमारा एक बूढ़ा साथी अपनी बीवी के साथ आएगा, वो अपनी बीवी को छोड़कर चला जाएगा। औरत होशियार है और समझदार है, वो लड़की के पास तहखाने में रहेगी, मैं ऊपर पहरा दूंगा। वैसे भी आपको मालूम है कि ये वीरान जगह है, इधर कोई नहीं आता। कोई आया भी तो शक पड़ने पर यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। यहाँ कब्रिस्तान में बहुत सी पुरानी कब्रों के गड्ढे हैं, हम इसे वहां दबा कर ऊपर कब्र बना देंगे। कमांडो रहीम हंसने लगा। औरंगजेब बड़े संजीदा चेहरे के साथ उसे देख रहा था। कमांडो रहीम की मुस्कुराहट गायब हो गई। हमने अपनी स्टेम गन्ने एक तरफ रख दी, पिस्तौल अपनी अपनी बेल्टों के साथ लगे रहने दिए। चारों हैंड ग्रेनेड निकाल कर कमांडो रहीम को दिए। क्लोरोफॉर्म की शीशी भी औरंगजेब ने नायलॉन की रस्सी के साथ उसके हवाले कर दी। हमने अपनी जैकेटों के जिप आगे से खोल दिए और नकाब वाली टोपियां सर से नीचे कर रखी थी। मैंने घड़ी देखकर कहा, अभी रात का 1 भी नहीं बजा। कमांडो औरंगजेब हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, हमारा ये कमांडो ऑपरेशन अपने मुकर्ररा वक्त के अंदर खत्म हुआ है। बेहोश लड़की के मुंह से हल्की सी कराह निकली। हम जल्दी से उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। उसे अभी पूरी तरह होश नहीं आया था। उस पर क्लोरोफॉर्म के बाद की नकाहत तारी थी, उसकी आंखें बंद थी। हम लड़की को तहखाने में छोड़कर ऊपर वाले कोठरी में आ गए। कमांडो रहीम कहने लगा, सर आप आराम करें, मैं बाहर पहरा दूंगा। वो कोठरी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। स्टेन गन उसके पास ही थी। मैं और कमांडो औरंगजेब चारपाई पर बैठ गए। मैंने उससे पूछा, कल का क्या प्रोग्राम होगा? वो बोला, हमें कुछ देर के लिए इसी जगह रूपोश होकर रहना होगा, ये महफूज जगह है, लेकिन कल किसी वक्त मैं ब्रिगेडियर को घर पर फोन करने के लिए यहाँ से निकलूंगा। हमें फोन पर उसको बताना होगा कि उसकी बेटी उर्मिला हमारे पास है और उसकी इज्जत और नामूस के हम जिम्मेदार हैं। फिर उससे उर्मिला के बदले हाजी साहब की बेटी परवीन की रिहाई के बारे में सौदा करना होगा। मेरा ख्याल है वो जरूर मान जाएगा, उसे मानना ही पड़ेगा। बात ही ऐसी है, क्या परवीन को हम यहाँ वसूल करके खुद श्रीनगर ले जाएंगे? मेरे पूछने पर औरंगजेब ने कहा, हम ये गलती कभी नहीं करेंगे। परवीन को ब्रिगेडियर मुखर्जी खुद अपनी हिफाजत में श्रीनगर पहुँचाएगा। जब हमें इत्तला मिल जाएगी कि परवीन अपने माँ बाप के पास पहुँच गई है, तब हम ब्रिगेडियर मुखर्जी की बेटी उसके हवाले करेंगे। हम इस तुरुप के पत्ते को यूं ही जाया नहीं कर सकते। इस मौजू पर कुछ देर गुफ्तगू करने के बाद हम वही इधर उधर पढ़कर सो गए। उस वक्त बाहर दिन निकल आया था जब कमांडो रहीम ने हमें आकर जगाया और कहा, सर हमारा बूढ़ा कश्मीरी साथी अपनी बीवी को लेकर आ गया है। वो दोनों कोठरी में एक तरफ बैठे थे। दोनों की उम्रें बुढ़ापे की सरहद को छू रही थी। औरत भारी बदन की सेहतमंद कश्मीरन थी। उसने सर पर रुमाल बांध रखा था। उसका नाम सुगरा था। हमने सुगरा की खामद को वहीं से वापस भेज दिया। सुगरा मूंढे पर चादर ओढ़े बड़े इत्मीनान से बैठी थी। मैंने रहीम से पूछा, नीचे उर्मिला को होश आ गया है क्या? वो बोला, सर 2 घंटे पहले मैं नीचे जाकर देखा आया था, वो सो रही थी। औरंगजेब बोला, तुम उसके नाश्ते वगैरह का बंदोबस्त करो, हम नीचे जाकर उसे देखते हैं। मैं और कमांडो औरंगजेब तहखाने में आ गए। तहखाने में दिया रोशन था। उर्मिला होश में आ चुकी थी और पलंग पर बैठी फटी फटी नजरों से फजा में तक रही थी। हमें देखते ही वो सिसकियां भर कर रोने लगी। बोले, तुम लोग मुझे कहाँ लाए हो? तुम जरूर कश्मीरी अगरवादी हो, भगवान के लिए मुझे कत्ल न करना। वो रोए जा रही थी। हम मूंढे खींचकर उसके करीब होकर बैठ गए। कमांडो औरंगजेब ने कहा, मिस उर्मिला, हम कश्मीरी दहशतगर्द नहीं हैं, हम कश्मीरी मुजाहिद हैं। तुम्हें हम तुम्हारे बेडरूम से इसलिए अगवा करके लाए हैं कि तुम्हारे पिताजी ने हमारे एक शरीफ आदमी की बेटी को अगवा किया हुआ है। हम तुम्हारे फादर को फोन करने वाले हैं। हम तुम्हारे बदले अपने बुजुर्ग मुजाहिद की मासूम बेटी परवीन को वापस लेना चाहते हैं। उर्मिला का उर्दू बोलने का लहजा बंगाली था। वो बोली, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे मेरे घर पहुंचा दो प्लीज, मेरे परसों इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। वो रोए जा रही थी। मैंने जरा सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे रोने का हम पर कोई असर नहीं होगा। जिस तरह तुम किसी बाप की बेटी हो, उसी तरह परवीन भी किसी बाप की बेटी है। तुम्हारे पिताजी ने परवीन को अपनी फौजियों की मदद से अगवा करके फौजी छावनी में कैद कर रखा है। वो कॉलेज में प्रोफेसर है। क्या परवीन के बाप को बेटी के अगवा का दुख नहीं होगा? उर्मिला ने साड़ी के पल्लू से आंसू पहुंचते हुए कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मैं पिताजी से कहकर परवीन को रिहा करा दूंगी। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, पिताजी मेरी बात जरूर मान जाएंगे। कमांडो औरंगजेब ने फैसला कुन अंदाज में कहा, माय डियर लेडी, एक बात को याद रखो, जब तक हमारे मुजाहिद की बेटी परवीन हमें वापस नहीं मिलेगी, हम तुम्हें तुम्हारे बाप के हवाले नहीं करेंगे। उर्मिला पढ़ी लिखी समझदार बंगाली लड़की थी। उसने पूछा, और अगर पिताजी न माने तो फिर तुम क्या करोगे? कमांडो औरंगजेब ने कहा, ये हम उस वक्त सोचेंगे। अभी तुम उठकर मुंह हाथ धो लो, ये सामने गुसल खाना है। तुम्हारी मदद के लिए एक औरत तुम्हारे पास आ रही है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। तुम्हें दूसरे कपड़े भी मिल जाएंगे। इस बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ तुम्हारी इज्जत आबरू इसी तरह महफूज रहेगी जिस तरह तुम्हारे अपने घर में है। हम मुसलमान कश्मीरी मुजाहिद हैं,
इस्लाम हमें औरतों से, चाहे वो काफिर औरतें हों, इज्जत और एहतराम के साथ पेश आने की हिदायत करता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से कभी फरार होने का ख्याल दिल में न लाना। ये ऐसी जगह है कि तुम कयामत तक बाहर नहीं निकल सकोगी। हमारे कमांडो चारों तरफ पहरा दे रहे हैं। ये कहने के बाद हम उठकर ऊपर आ गए। औरंगजेब ने सुगना से कहा, बीबी कमांडो रहीम ने इस लड़की के बारे में तुम्हें सारी बात समझा दी होगी। सुगना बोली, हाँ बेटा, मुझे सब मालूम हो गया है, तुम फिक्र न करो, मैं लड़की की पूरी हिफाजत करूंगी। ये देखो। उसने अपने लंबे फरंग की जेब में से एक छोटा पिस्तौल निकाल कर दिखाया। ये भरा हुआ पिस्तौल मैंने अपने पास रख लिया है। इस पिस्तौल के होते हुए लड़की फरार होने का सोच भी नहीं सकती। मैंने कहा, लड़की बंगालन है और कमजोर जिस्म की है, वो ऐसी कोशिश नहीं करेगी। बहरहाल तुम्हें हर वक्त चौकस रहना होगा, तहखाने का दरवाजा हर वक्त बंद रखना होगा। वो कहे भी तो उसे ऊपर हरगिज नहीं आने देना। रहीम और हमारे साथी ऊपर पहरे पर मौजूद रहेंगे। सूरा नीचे तहखाने में चली गई। थोड़ी देर बाद रहीम नाश्ता ले आया। चाय के साथ बंद थे। हमने नीचे उर्मिला के लिए भी नाश्ता भिजवा दिया और खुद भी कोठरी में बैठकर नाश्ता करने लगे। चाय की एक प्याली पीने के बाद हम कोठरी से बाहर खुली फजा में आ गए। रात को बारिश हुई थी। जमीन और बड़े बड़े पत्थर गीले थे। आसमान उसी तरह अब्रालूद था। मामूली सी फुहार पड़ रही थी। हम टिब्बे की एक तरफ होकर दरख्त के नीचे बैठकर सिगरेट पीने और बातें करने लगे। हमारा अगला ऑपरेशन निहायत अहम था। हमें मालूम था कि अब तक ब्रिगेडियर को अपनी बेटी के अगवा का पता चल चुका होगा और शिमले की फौजी छावनी और गैरिजन में फौज अलर्ट हो गई होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि ब्रिगेडियर ने अपनी बेटी की अगवा की रिपोर्ट्स मिलिट्री पुलिस को दे दी होंगी? औरंगजेब ने कहा, मामला बहुत संगीन है। उसने शिमले में तैनात पूरी फौज को अलर्ट कर दिया होगा। मिलिट्री पुलिस ने, जहां तक मेरा ख्याल है, शिमले की पूरी नाकाबंदी कर ली होगी। हमें दूर कोरों के कब्रिस्तान की दीवार के साथ साथ एक आदमी अपनी तरफ आता नजर आया। उसने चादर ओढ़ी हुई थी। हम जल्दी से कोठरी में चले आए। कमांडो रहीम कोठरी के दरवाजे की अंदर की जानिब मौजूद था। उसने हमें आता देख लिया था। कमांडो औरंगजेब ने उससे कहा, एक आदमी इधर आ रहा है, मालूम करो। कमांडो रहीम जल्दी से स्टेन गन लेकर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो उसी आदमी को साथ लेकर अंदर आ गया। कहने लगा, सर ये अपना आदमी है, शहर की खबर लाया है। इस आदमी ने बताया है कि शहर में सबको मालूम हो गया है कि कश्मीरी मुजाहिदों ने ब्रिगेडियर मुखर्जी की बेटी को अगवा कर लिया है और वो उसके बदले अपने मुजाहिद की बेटी को आज़ाद कराना चाहते हैं। शिमले के मुसलमान बड़े खुश हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी सफ़ेद कपड़ों में सारे शहर और इर्द गिर्द के देहात में फैल गए हैं। पुलिस और फौज ने शिमले से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर ली है। एक बटालियन फौज भी शिमले में आ गई है। लोग कहते हैं कि अंबाले से इंडियन कमांडो फोर्स भी शिमले की तरफ चल पड़ी है। हम इस सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार थे। कमांडो औरंगजेब ने उस आदमी से पूछा, इस इलाके की तरफ तुमने किसी मशकूक आदमी को तो चलते फिरते नहीं देखा? वो बोला, सर हमारे आदमी इस इलाके में मौजूद हैं, अगर ऐसी बात हुई तो हम आपको फौरन खबर कर देंगे। वो आदमी चला गया। कमांडो रहीम कहने लगा, हमारे 2 आदमी कब्रिस्तान के गेट के पास छुपकर पहरे पर मौजूद है। वो किसी मशकूक आदमी को इस तरफ नहीं आने देंगे। अव्वल तो फौज का कोई सिपाही इस तरफ नहीं आएगा। अगर कोई आ भी गया तो हमारे आदमी उन्हें वहीं खत्म कर देंगे। कमांडो औरंगजेब ने रहीम से कहा, तुम फौरन शहर में जाकर शम्स ख्वाजा से मिलो। उसे कहो कि हम ब्रिगेडियर मुखर्जी से फोन पर राब्ता कायम करना चाहते हैं। एक तो हमें ब्रिगेडियर के घर का फोन नंबर ला दे, दूसरे हमें यह बताए कि किस जगह से उसे फोन करना मुनासिब रहेगा। जाओ। कमांडो रहीम ने स्टेन गन उतार कर दीवार से लटकाई, कंबल की बुक्कल मारी और कोठरी से निकल गया। मैंने औरंगजेब से इस खदशे का इजहार किया कि ब्रिगेडियर अगर घर पर न मिल सका, और हमने घर वालों से कहा कि ब्रिगेडियर से कहो कि फौरन घर पहुंचे, हम उसकी बेटी के बारे में उससे बात करना चाहते हैं। तो इसी दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस ऐसा इंतजाम जरूर कर लेगी कि ब्रिगेडियर से फ़ोन पर बात करने के दौरान वो मालूम कर लें कि ये फ़ोन कहाँ से किया जा रहा है। ब्रिगेडियर जानबूझकर फ़ोन पर गुफ्तगू को तूल देगा ताकि मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी जहाँ से फ़ोन कर रहे हैं वहाँ पहुँचकर हमें पकड़ लें। कमांडो औरंगजेब ने कहा, ये बात मेरे जहन में है, लेकिन हमारे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं। हम वायरलेस पर उससे बात नहीं कर सकते। मजबूरन हमें टेलीफोन का सहारा लेना होगा। ये खतरा मोल लेना ही पड़ेगा, मगर हम मुख्तसर बात करेंगे और हर बार किसी नई जगह से टेलीफोन करेंगे। शिमला बड़ा शहर है जहाँ इतनी जल्दी टेलीफोन स्पॉट चेक नहीं किया जा सकता। इतने में सुगरा तहखाने से ऊपर आई और कहने लगी, मैंने लड़की को खिला पिला दिया है, वो बेचारी तो बेहद डरी हुई है, बस रोए जाती है। मैंने कहा, उसके रोने पर तर्स मत खाना, बस जिस तरह भी हो सके 2-3 दिन तक तहखाने में ही रखना। सुगरा चारपाई पर से एक चादर उठाकर जीने की तरफ जाते हुए बोली, मेरे होते हुए वो न यहाँ से बाहर कदम निकाल सकती है न मर सकती है। हमारे लिए एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो रहा था। कुदरती तौर पर हम इसलिए बेचैन थे कि हमें जितनी जल्दी हो सके उर्मिला के बाप ब्रिगेडियर मुखर्जी से राब्ता पैदा करना था ताकि बात आगे बढ़ सके। कोई 2 घंटे के बाद कमांडो रहीम वापस आया। वो शिमले में अपने मास्टर स्पाई शम्स ख्वाजा से मुज़ाकरात करके आया था। कहने लगा, शम्स ख्वाजा ने मुझे ब्रिगेडियर के घर का टेलीफोन नंबर दे दिया है और कहा है कि हमें शिमले के बड़े पोस्ट ऑफिस से पहला फ़ोन करना होगा।